दोस्तों अब हम बात करेंगे आंकड़ों का संगठन किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। यानी दोस्तों जो आंकड़े हमें असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हम यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। यथा प्राप्त आंकड़े। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करने की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ हमें एक कक्षा अध्यापिका नीलम यह जानना चाहती थी कि अंग्रेजी में बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा। वह विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्नलिखित प्रकार से लिखती है। जैसे आप देख रहे हैं 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32 और 38 जो अंक हैं वो हमें यहाँ दे रखे हैं। इस रूप में आंकड़े सरलता से समझ योग्य नहीं थे। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि विद्यार्थियों के बारे में उनकी धारणाएं उनके प्रदर्शन से मेल करती है या नहीं। अब यह अध्यापिका इसे एक संगठित रूप में किस प्रकार से व्यवस्थित करेगी। तो दोस्तों अब यह सारणी आप देख रहे हैं। इस सारणी में जैसे रोल नंबर, नाम, 50 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, सभी विद्यार्थियों की नंबर हमें पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस तरह जो नीलम है वह यह समझ सकी कि किस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वह कुछ और जानना चाहती थी। तो दोस्तों और में हम क्या करेंगे कि नीलम यह जानने में समर्थ हो गई कि किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, किसको सहायता की आवश्यकता है आदि। तो दोस्तों हम इस सारणी के द्वारा हम सीख सकेंगे कि कक्षा में कौन से रोल नंबर ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, कौन से ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों इस सारणी से इस आंकड़ों को संगठित करने पर, एक व्यवस्थित क्रम में लगाने पर यह सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम इन्हें ही आंकड़ों का संगठन कहते हैं। अब नेक्स्ट है आंकड़ों का वर्गीकरण। तो दोस्तों कभी कभी हमें बड़े आंकड़ों के साथ कार्य करना पड़ता है। तो अब इन आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए जिससे कि हमें आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। जैसे कक्षा 8 के 50 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक जो कि 50 में से अंक हैं, जिसमें एक कक्षा 8 के 50 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं। यहाँ दोस्तों 50 छात्रों द्वारा जो गणित में अंक प्राप्त किए गए थे हमने यहाँ लिखे हैं 15, 18, 17, 16, 20, 25। इस प्रकार ये 50 छात्रों के अंक हैं। इन्हें हम आंकड़ों को वर्गीकृत करना है कि देखेंगे कि दोस्तों कि किस समूह में सबसे अधिक विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ दोस्तों समूह बनाना पड़ेगा, जिसमें हम समूह बनाएंगे। समूह हो गया। फिर नेक्स्ट है मिलान चिन्ह है। नेक्स्ट है बारंबारता। इस प्रकार दोस्तों कॉलम बनाने के बाद में या हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 के मध्य जो अंक प्राप्त हुए हैं उनको हम बारंबारता सारणी मिलान चिन्ह के द्वारा हम उनको प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यह देखना है कि 0 से 10 और के बीच में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ मिलान चिन्ह के रूप में हम यहाँ बनाएंगे। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, यहाँ 10 यहाँ कॉमन आ रहा है। हम इसमें 10 इसमें लेंगे या इसमें लेंगे,
ये दोस्तों हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा यदि उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमेशा उभयनिष्ठ जो प्रेक्षण है वो उच्चतर वर्ग में सम्मिलित होता है। यहाँ दोस्तों वो 10 इस वर्ग में सम्मिलित होगा। यदि यहाँ 20 और यहाँ 20 आ रहे हैं तो 20 को दोस्तों हम इस वर्ग में शामिल करेंगे। यहाँ 30 है और यहाँ भी 30 है तो हम यहाँ 30 को इस वर्ग में शामिल करेंगे, यानी उच्चतर वर्ग में शामिल हम करते हैं। यहाँ दोस्तों 40 है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम 40 को इस वर्ग में हम शामिल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों यहाँ 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थियों के नंबर आए, तो हम हमारे जो हमें दे रखा था इसमें हम यहाँ से गिनकर लिखेंगे। दोस्तों यहाँ 0 से 10 के बीच में 1, 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ मिलान चिन्ह के रूप में लिखेंगे यहाँ 2, तो 2 लाइनें हम यहाँ खींच देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 10 से 20 के बीच में यानी 10 से लेकर 19 तक कितने विद्यार्थियों के अंक प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 7 विद्यार्थियों के अंक प्राप्त हुए हैं। तो 3, 4 के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है मिलान चिन्ह में 5 आपको आड़ी रेखा से प्रदर्शित करना है, 6, 7। तो यहाँ 2 थे तो हम यहाँ बारंबार हम 2 लिखेंगे, यहाँ हम 7 लिखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 20 से 30 के बीच में कितने विद्यार्थियों के अंक प्राप्त हुए हैं, यानी 20 से लेकर 29 के बीच में, तो यहाँ दोस्तों प्राप्त हुए हैं 18। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हम यहाँ लिख देंगे 18। इसी प्रकार दोस्तों 30 और 40 के बीच में कितने विद्यार्थियों के अंक प्राप्त हुए हैं, दोस्तों यहाँ हुए हैं 17। तो हम 17 बार इसको 5, 10, 15 और 17, तो हम यहाँ लिख देंगे 17, हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार 40 और 50 के बीच में कितने विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुए हैं, तो 7। तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे 7। अब इन सभी का हम योग कर देंगे, तो यहाँ दोस्तों योग प्राप्त होगा 50। अब दोस्तों हमें यहाँ देखना है कि किस वर्ग के विद्यार्थियों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ 18 विद्यार्थियों ने 20 से 30 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। तो इस सारणी के द्वारा तो दोस्तों में बड़े बड़े जो आंकड़े हैं उनको एक जगह संगठित करने पर हमें इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम वर्ग समूह बनाकर इस बारंबारता सारणी को संपूर्ण कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है आयत चित्र। आयत चित्र क्या होते हैं दोस्तों, जब आंकड़े वर्ग के रूप में होते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने सीखा कि वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जब ये आंकड़े वर्ग के रूप में होते हैं तब आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है। एक आयत चित्र एक दंड आलेख जैसा ही होता है जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। इसमें अंतरालों को संलग्न दंडों द्वारा यानी आपस में सटे हुए होते हैं दिखाया जाता है। यानी दोस्तों इसमें जो आंकड़े होंगे वो आपस में सटे होंगे, यानी ये दूर दूर नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम इनको प्रदर्शित करेंगे, इसे हम कहते हैं आयत चित्र। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ दोस्तों में एक एग्जाम्पल दिया है छात्रों के प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, जिसमें छात्रों के प्राप्तांक में हमें वर्ग दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यानी छात्रों ने 0 से 10 के बीच में 7 छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं, 10 से 20 में 3 छात्रों ने, 20 से 30 में 5 छात्रों ने, 30 से 40 से के बीच में 2 छात्रों ने और 40 से 50 के बीच में 8 छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों इसको हम इस आयत चित्र के द्वारा दर्शाएंगे। इस प्रकार हम खींचते हैं और यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे प्राप्तांक, यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक और यहाँ आएगा छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या यहाँ दोस्तों हमें दे रखा है 0 से 10 के बीच, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ दोस्तों हम
इकाई यानी हम यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 यानी 1 इकाई बराबर स्केल आएगा 1 इकाई बराबर 2 अंक। ये दोस्तों एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष होता है। हमें यहाँ दे रखा है 7, छात्रों की संख्या 7 है 0 से 10 के बीच में। 0 से 10 के बीच में 7 छात्र हैं तो दोस्तों ये यहाँ तक हम इसको खींच देंगे आयत के रूप में। तो ये दोस्तों आयत चित्र कहलाता है। 10 से 20 के बीच में 3 है तो यहाँ 3 इसके बीच में आएगा। तो दोस्तों 10 से 20 के बीच में 3 है। 20 से 30 के बीच में 5 है तो यहाँ दोस्तों 5 और 30 से 40 के बीच में 2 है। 30 से 40 के बीच में 2 और 40 से 50 के बीच में 8 है। तो दोस्तों ये 8 तक हम खींच देंगे। इसको हम स्केल की सहायता से खींचेंगे दोस्तों, जिससे एक आयत सही बनेगा। तो दोस्तों ये होता है आयत चित्र, जिसमें ये आपस में सटे होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। तो दोस्तों ये थे आयत चित्र। अब हम बात करते हैं वृत्त आलेख या पाई चार्ट क्या होता है। वृत्त आलेख या पाई चार्ट, तो दोस्तों एक वृत्त आलेख किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वृत्त संपूर्ण को दर्शाता है। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं, एक मोहल्ले में बच्चों की संख्या, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या हमें दे रखी है। बच्चों की संख्या है दोस्तों 20%, महिलाएं हैं 40% और पुरुष है 60%। हमें ये संख्याएं प्रतिशत के रूप में दे रखी है। उसे एक पाई चार्ट के रूप में या वृत्त आलेख के रूप में हमें दर्शाना है। तो हम किस प्रकार दर्शाएंगे दोस्तों, हम एक वृत्त खींचेंगे। इसमें दोस्तों ये है केंद्र बिंदु है, जिसमें कि बच्चे 20% है। तो दोस्तों हम इसको 20% मान लेते हैं। महिलाएं हैं जो कि 40% है, तो दोस्तों 40% और पुरुष बच गए 60%। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसको एक पाई चार्ट के रूप में दर्शा सकेंगे। ये होता है, यह संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। यानी दोस्तों यह इस त्रिज्या खंड को विभाजित कर रहा है, इस भाग को, यह इस भाग को विभाजित कर रहा है, यह इस भाग को विभाजित कर रहा है। यानी यह जो है संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का साइज उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। जिस दोस्तों यहाँ 60% है तो यह 60% के बराबर होगा। यह होता है वृत्त आलेख या पाई चार्ट। अब दोस्तों हम सीखेंगे पाई चार्ट को खींचना। पाई चार्ट को किस प्रकार खींचा जाता है या पाई चार्ट को बनाना, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं। और दोस्तों में एक एग्जांपल दे रखा है, एक खेल और खेल को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, जिसमें खेल हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी को पसंद करते हैं 25% लोग, फुटबॉल को 25% और क्रिकेट को 50%। तो हम इसके संपूर्ण भाग का हम केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम सीखते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं को हमें इसको किस प्रकार हल करना है। हमें दोस्तों पता है कि एक वृत्त होता है वह 360 डिग्री का होता है। तो अब दोस्तों हमें सारणी बनानी है, जिसमें हम बनाएंगे खेल और खेल को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, खेल को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, नेक्स्ट बनेगा दोस्तों संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग। नेक्स्ट बनेगा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं अभी सीखेंगे। केंद्रीय कोण यहाँ दोस्तों इसको एक सारणी के रूप में बनाएंगे। यहाँ दोस्तों में दे रखा था हॉकी, जो कि 25% लोग पसंद करते हैं। फिर था फुटबॉल, फुटबॉल को 25% लोग पसंद करते हैं। फिर था क्रिकेट, क्रिकेट को 50% लोग पसंद करते हैं। अब दोस्तों हमें
यहाँ संपूर्ण का भाग यानी ये संपूर्ण को हम मानेंगे 100, यानी 100 का 25%। तो दोस्तों हम निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा 25/100 यानी संपूर्ण का 1/4 भाग। इसी प्रकार फुटबॉल का निकालेंगे तो दोस्तों हम 25% यानी 25/100 बराबर 1/4 भाग। क्रिकेट का दोस्तों यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 50% 50/100 बराबर 1/2। हमें ये संपूर्ण का भाग निकालना है। संपूर्ण का भाग निकालने के बाद हम केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो दोस्तों केंद्रीय कोण के लिए हमें यहाँ पता है कि एक वृत्त में 360 डिग्री कोण होता है, यानी 360 डिग्री का 1/4। तो यहाँ का अर्थ है दोस्तों, यहाँ गुणा यानी 360 गुणा 1/4। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 90, तो 90 डिग्री बनेगा हॉकी के लिए। इसी प्रकार फुटबॉल के लिए 360 का 1/4 तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों क्रिकेट का तो 360 का 1/2 तो यहाँ प्राप्त होगा 180 डिग्री। दोस्तों अब हमें केंद्रीय कोण निकालने के बाद में अब हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। किस प्रकार हमें पाई चार्ट बनाना है, सबसे पहले हमें एक केंद्र से हमें एक वृत्त बनाना है दोस्तों, प्रकार की सहायता से हम बनाएंगे। तो दोस्तों वृत्त बनाने के बाद में अब हमें सबसे पहले इसकी एक हम त्रिज्या लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम डी की सहायता से सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ डी रखने के बाद में 90 डिग्री यहाँ आएगा, यानी यह होगा हॉकी। और यहाँ से दोस्तों डी की सहायता से फिर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा फुटबॉल। बच गया क्रिकेट का 180, तो ये हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री क्रिकेट का। तो इस प्रकार हम पाई चार्ट बना पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट है प्रायिकता। दोस्तों प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना की होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। यानी दोस्तों मानो कि एक बैग में 10 बॉल रेड कलर की है, लाल कलर की है और 15 बॉल नीले कलर की है। तो दोस्तों हम यदि संभावना करें कि लाल ये एक बार थैले में हाथ डालने पर लाल बॉल ही निकलेगी, तो ये एक संभावना है। तो दोस्तों इसे ही हम प्रायिकता कहते हैं। और इसमें एक दोस्तों होता है यादृच्छिक प्रयोग। यानी दोस्तों यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है कि एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, उसे कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। कैसे दोस्तों, जब हम एक कॉइन को ऊपर उछालते हैं तो उसमें से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमें यहाँ पता है कि सभी संभव परिणाम पहले से हमें पता है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन हम एक निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते, उसे हम कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। इसी प्रकार दोस्तों एक घटना क्या होती है इसको हम जान लेते हैं। किसी प्रयोग के संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती है। यानी यादृच्छिक प्रयोग को करने के बाद में जब हमारे पास परिणाम आता है, जैसे दोस्तों हमने एक सिक्का उछाला वहाँ हेड आया, तो हेड आया यानी दोस्तों जो संभावित जो परिणाम है वह हमें क्या कहलाएगी, घटना कहलाती है। जैसे दोस्तों एक पासे को हमने उछाला तो उसमें दोस्तों 6 आया, 6 नंबर का आया, तो दोस्तों वह एक घटना कहलाएगी। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास 2 साइड है इसकी, एक साइड और दूसरी पीछे वाली साइड, 2 साइड, उसमें से हेड आ सकता है एक बार यानी 1/2, टेल आ सकता है 1/2। तो ये इसकी प्रायिकता कहलाएगी 1/2, 1/2। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ एक पासा है, पासे में हमें पता है कि टोटल इसमें 6 खंड होते हैं, 6 भाग होते हैं, जिसमें ये 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ दोस्तों एक की प्रायिकता हमें निकालनी हो तो किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रायिकता का नियम क्या रहता है। तो दोस्तों
इसका सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो यहाँ दोस्तों हम जानेंगे कि एक की प्रायिकता क्या रहेगी। दोस्तों यहाँ एक पासे को उछालने पर एक ही बार आ सकता है, यानी घटना के अनुकूल परिणामों संख्या 1 हो गई और कुल परिणाम थे 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6, तो 1/6। यानी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के आने की प्रायिकता क्या रहेगी, 1/6 रहेगी। तो ये दोस्तों यह प्रायिकता यानी इसका सूत्र है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो दोस्तों यह थी आंकड़ों के प्रबंधन में प्रायिकता के बारे में हमने जाना क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।